तो आज हम बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की। ये आजकल हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत चर्चा है इनके। हमारे पास एक जबरदस्त वीडियो कोर्स का मटेरियल है जो बताता है कि कैसे N8N जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी इन्हें बना सकता है। तैयार है इस पूरी कहानी को समझने के लिए? बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि ये एआई एजेंट आखिर हैं क्या भला, क्यों ये छोटे बिजनेसेस के लिए भी इतने काम के साबित हो रहे हैं, और फिर N8N के जरिए ऑटोमेशन कैसे काम करता है। हाँ। हम APIs, वेब हुक्स से लेके कुछ एडवांस चीजों तक सब खंगालेंगे। हाँ, और मकसद ये है कि सिर्फ जानकारी ना मिले, बल्कि ये समझ आए कि असल में चल क्या रहा है और क्यों ये जानना जरूरी है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना। सबसे पहले, ये एआई एजेंट चीज क्या है? सुनने में तो भारी लगता है। अरे नहीं, देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, लेकिन सुपर पावर्स के साथ। सुपर पावर्स? अच्छा। हाँ, इनके पास एक दिमाग होता है जो आमतौर पर एक बड़ा भाषा मॉडल यानी LLM होता है। इनमें याददाश्त भी होती है, जिससे ये पिछली बातें याद रख सकते हैं। अच्छा। इन्हें काम करने के लिए कुछ निर्देश मिलते हैं, जिन्हें सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये एक तरह से इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और सबसे जरूरी, इनके पास टूल्स होते हैं, असली काम करने के औजार, जैसे ईमेल भेजना, कैलेंडर मैनेज करना या किसी फाइल से जानकारी निकालना। ओह, ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है जो बातें करें, ये काम निपटाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जवाब नहीं देते, एक्शन भी लेते हैं। ये बात है। और ये आजकल इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? वीडियो कोर्स में कुछ आंकड़े थे जो चौंकाने वाले थे, जैसे कि 75% छोटे व्यवसाय अब एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों का खेल नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि औसतन सालाना खर्चा भी काफी कम बताया गया है, करीब $1800। मतलब ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। $1800? हाँ। वाकई? हाँ, और फायदे, मार्केटिंग के रिटर्न में 22% बढ़ोतरी, कस्टमर सर्विस जवाब देने के समय में 60% की कमी, सप्लाई चेन की लागत में 5-10% की कटौती। ये सब छोटे व्यवसायों में देखे गए असर हैं। कमाल है। कोर्स में हेनरीज हाउस ऑफ कॉफी का उदाहरण था, जिन्होंने एआई से SEO सुधार कर 25% रेवेन्यू बढ़ाया। हाँ, वो भी था। या वो छोटे बिजनेसेस जो ज़ैपियर ऑटोमेशन से हफ्ते के 10-15 घंटे बचा रहे हैं, ये तो मतलब कमाल है। बिल्कुल। मतलब एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज कंपटीशन में बने रहने का तरीका है। एकदम। और ये बात भी सोचने वाली है कि 83% कंपनियां अब नौकरी देते वक्त एआई की समझ को प्राथमिकता दे रही हैं। बिल्कुल, ये अब एक बुनियादी स्किल बनता जा रहा है, स्किल्स का हिस्सा है अब। तो इन एजेंट्स और ऑटोमेशन को बनाने के लिए कोर्स में N8 टूल का जिक्र बार बार आया। ये क्या चीज है और क्यों खास है? देखिए, N8 एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये नो कोड या लो कोड है। नो कोड मतलब कोडिंग नहीं चाहिए? हाँ, मतलब आपको कोडिंग जानने की ज्यादा जरूरत नहीं। आप एक विजुअल इंटरफेस पर काम करते हैं, जैसे ब्लॉक्स जोड़ रहे हों। अच्छा। इसमें आप वर्कफ्लो बनाते हैं। वर्कफ्लो मतलब काम करने का एक तरीका, स्टेप बाय स्टेप? हाँ, एक तरह से। हर वर्कफ्लो एक ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे कोई ईमेल आया या आपने बटन दबाया। ठीक है। फिर डेटा नोड्स की एक चेन से गुजरता है। ये नोड्स अलग अलग काम करते हैं। कोई डेटा को बदलता है, कोई ईमेल भेजता है, कोई एआई से बात करता है। हर नोड में 3 हिस्से होते हैं। इनपुट, उसे क्या मिला, कॉन्फ़िगरेशन, आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, और आउटपुट, उसने क्या नतीजा दिया। इनपुट, कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट। ओके। और अगर मुझे इसे जीमेल या गूगल शीट्स जैसी बाहरी सर्विस से जोड़ना हो तो वो कैसे होता है? उसके लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। क्रेडेंशियल्स? हाँ, ये आपकी चाबियां हैं, जैसे API की या पासवर्ड, जो N8N को उन सर्विसेज से बात करने की इजाजत देते हैं। अच्छा, परमिशन के लिए? बिल्कुल। और हाँ, N8N में अलग अलग तरीके डेटा होते हैं। टेक्स्ट, जिसे स्ट्रिंग कहते हैं, नंबर, हाँ नहीं वाले बूलियन, लिस्ट यानी एरे, संरचित डेटा या ऑब्जेक्ट, और फाइलें यानी बाइनरी। ओह, कई तरह के डेटा। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि कई बार वर्कफ्लो इसलिए फेल होता है क्योंकि एक नोड टेक्स्ट मांग रहा है और उसे नंबर मिल गया। हाँ, ये गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये तो बेसिक्स हुए। अब कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं। कोर्स में RAG पाइपलाइन की बात हुई थी। ये RAG क्या है? सुनने में फिर से भारी लग रहा है। हाँ हाँ, RAG का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। सुनने में भारी है, पर कॉन्सेप्ट सीधा है। सोचिए, एआई से आपने कुछ पूछा और उसे जवाब नहीं पता, तो वो क्या करेगा? RAG का मतलब है कि एआई अपनी जानकारी के लिए एक बाहरी नॉलेज बेस
जैसे कोई डॉक्यूमेंट का कलेक्शन या डेटाबेस में ढूंढेगा। अच्छा। वहां से मिली जानकारी को समझेगा और फिर उसका इस्तेमाल करके आपको जवाब देगा। जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं और मुझे ना पता हो तो मैं फटाफट गूगल करके आपको जवाब दूं। अच्छा, तो ये एआई के लिए गूगल करने जैसा है। स्मार्ट। और ये नॉलेज बेस अक्सर वेक्टर डेटाबेस होता है ना? ये क्या होता है? हाँ, सही पकड़ा। वेक्टर डेटाबेस एक तरह का स्मार्ट डेटाबेस है। ये जानकारी को शब्दों या वाक्यों के मतलब के आधार पर स्टोर करता है, ना कि सिर्फ टेक्स्ट के तौर पर। मतलब के आधार पर? कैसे? ये हर जानकारी को नंबर्स की एक लिस्ट में बदल देता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। मिलती जुलती चीजों के वेक्टर गणितीय रूप से एक दूसरे के करीब होते हैं। ओके। जैसे कुत्ता और बिल्ली के वेक्टर पास पास होंगे, लेकिन सेब का वेक्टर दूर होगा। अच्छा। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल को भी वेक्टर में बदला जाता है और डेटाबेस में सबसे मिलते जुलते वेक्टर्स को ढूंढा जाता है। उससे जुड़ी जानकारी मिल जाती है। दिलचस्प है। तो N8N में ये रैग पाइपलाइन कैसे बनाएंगे? मतलब स्टेप्स क्या होंगे? कोर्स में दिखाए गए तरीके से आप एक ट्रिगर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल ड्राइव से कोई नया डॉक्यूमेंट आने पर। ठीक है। फिर नोट्स का इस्तेमाल करके उस डॉक्यूमेंट को पाइनकोन जैसे वेक्टर डेटाबेस में डालते हैं। हाँ, इसके लिए आपको पाइनकोन के क्रेडेंशियल्स और एक इंडेक्स बनाना होगा पहले। पाइनकोन ये एक सर्विस है। हाँ, वेक्टर डेटाबेस की सर्विस है। फिर एक टेक्स्ट स्प्लिटर नोड का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट स्प्लिटर? हाँ, जो लंबे डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जिन्हें चंक्स कहते हैं। क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि LLMs एक बार में बहुत ज्यादा टेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, उनकी एक लिमिट होती है। अच्छा, समझा। आखिर में आप एक AI एजेंट नोड जोड़ते हैं, उसे बताते हैं कि सवालों के जवाब देने के लिए इस वेक्टर डेटाबेस का इस्तेमाल करें। यहाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है। हाँ, वो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला। बिल्कुल। आप एजेंट को बताते हैं कि उसे कब और कैसे इस नॉलेज बेस से जानकारी लेनी है। और कोर्स में ग्राहक सेवा या लिंक्डइन पोस्ट बनाने जैसे उदाहरण भी थे। लगता है अलग-अलग ट्रिगर और टूल्स इस्तेमाल हो रहे थे। बिल्कुल। ग्राहक सेवा वाले उदाहरण में ट्रिगर जीमेल से ईमेल आना था। फिर एक AI ये तय करता था कि क्या ये सपोर्ट से जुड़ा सवाल है। अगर हाँ, तो दूसरा AI एजेंट नॉलेज बेस मतलब वेक्टर डेटाबेस से जवाब ढूंढकर ईमेल भेज देता था। ऑटोमेटिक ईमेल। हाँ। लिंक्डइन वाले में गूगल शीट से टॉपिक मिलता था। Tavi.ly जैसा टूल वेब सर्च करता था। Tavi.ly ये क्या है? ये वेब सर्च करने का एक AI टूल है। तो वो सर्च करके जानकारी लाता, फिर AI कंटेंट लिखता और फिर वापस गूगल शीट में अपडेट कर देता था। वाह, ये दिखाता है कि आप कैसे अलग-अलग सर्विसेज को जोड़कर पूरा काम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सब बाहरी सर्विसेज से जुड़ने की बात हो रही है। यहीं पर APIs और वेबहुक का रोल आता है। सही कहा ना? एकदम सही। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सॉफ्टवेयर के बात करने का तरीका है। ठीक है। कोर्स में इसे रेस्टोरेंट के मेनू की तरह समझाया गया था। API डॉक्यूमेंटेशन मेनू की तरह बताता है कि आप क्या मांग सकते हैं, ये एंड पॉइंट है। अच्छा। कैसे मांग सकते हैं, ये मेथड है। गेट जानकारी लेने के लिए, पोस्ट भेजने के लिए वगैरह। गेट पोस्ट, हाँ सुना है। और आपको क्या जानकारी देनी होगी, जैसे पैरामीटर्स, हेडर्स, बॉडी और आपकी पहचान यानी ऑथेंटिकेशन। ओके। N8N का HTTP रिक्वेस्ट नोड आपको किसी भी API से जुड़ने देता है, भले ही उसका अपना बना बनाया नोड ना हो। ये तो बहुत पावरफुल लगता है। मतलब किसी भी सर्विस से जुड़ सकते हैं अगर उसकी API हो। लगभग हाँ, अगर वो पब्लिक API है तो। और वेबहुक ये API से अलग कैसे है? वेबहुक थोड़ा उल्टा काम करता है। API कॉल में आमतौर पर N8N बाहर की सर्विस से कुछ पूछता है या भेजता है। वेबहुक में N8N इंतजार करता है कि बाहर की सर्विस उसे कुछ भेजेगी। ये एक खास URL होता है जिस पर डेटा आता है। तो N8N को डेटा मिलता है। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने लवेबल से कोई वेब ऐप बनाया है या 11 लैब्स से कोई वॉइस एजेंट। लवेबल, 11 लैब्स ये भी टूल्स हैं। हाँ, वेब ऐप बनाने और वॉइस सिंथेसिस के लिए। तो वो अपनी जानकारी N8N को इस वेबहुक URL पर भेज सकते हैं। अच्छा। N8N फिर उस डेटा पर काम करके रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड से जवाब वापस भेज सकता है। समझ गई। तो API में हम पूछते हैं, वेबहुक में हमें बताया जाता है। क्लियर है। अब कोर्स में एक जरूरी बात कही गई थी कि हर काम के लिए AI एजेंट बनाना जरूरी नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कभी-कभी सादा वर्कफ्लो बेहतर होता है। ये कब होता है? ये बहुत अहम सवाल है। जब आपका काम सीधा सादा हो, जिसके स्टेप्स तय हों, मतलब डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब पक्का पता हो कि क्या करना है। हाँ,
तब वर्कफ्लो बेहतर है। वीडियो कोर्स में बताया गया कि वर्कफ्लो ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि उनमें बार बार LLM कॉल नहीं होती है। हाँ, LLM कॉल्स तो महंगी हो सकती हैं। बिल्कुल। और अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे ठीक करना, मतलब डीबग करना आसान होता है। ठीक है, और एजेंट कब इस्तेमाल करें फिर? एजेंट तब काम आते हैं जब काम में फैसले लेने हो या सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग काम करना हो, मतलब जहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन इनकी दिक्कतें भी हैं। ये कभी कभी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते हैं, मतलब कम भरोसेमंद हो सकते हैं। हाँ, AI कभी कभी अजीब हरकतें कर देता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और महंगे हो सकते हैं, क्योंकि हर एक्शन या टूल इस्तेमाल से पहले ये अपने दिमाग यानी LLM से पूछते हैं, और इनकी गड़बड़ियां पकड़ना मुश्किल हो सकता है। अच्छा। जैसे वो रैग पाइपलाइन का उदाहरण था ना, हाँ। उसे वर्कफ्लो की तरह बनाना ज्यादा भरोसेमंद और सस्ता हो सकता है, बजाय एक एजेंट के जो खुद सोचे कि नॉलेज बेस में ढूंढना है या नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। पहले वर्कफ्लो सोचो, जरूरत हो तभी एजेंट। बिल्कुल। तो अगर हमें एक सिंपल एजेंट बनाना ही हो तो N8N में कैसे शुरू करेंगे? क्या क्या जोड़ना होगा? कोर्स के हिसाब से ये काफी आसान है। पहला कदम, एक चैट ट्रिगर जोड़ें ताकि आप एजेंट से बात कर सकें। ठीक है। चैट इंटरफेस के लिए। दूसरा, AI एजेंट नोड लगाएं। तीसरा, उसका दिमाग कनेक्ट करें, जैसे ओपन राउटर से कोई चैट मॉडल चुनें। ओपन राउटर? हाँ, ओपन राउटर अच्छा है क्योंकि वो OpenAI, Anthropic, गूगल जैसे कई कंपनियों के मॉडल इस्तेमाल करने देता है। आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाने पड़ते। ओफ, ये तो बढ़िया है। चौथा, मेमोरी जोड़ें, जैसे सिंपल मेमोरी, ताकि वो पिछली बातें याद रखे, वरना हर बार नया सवाल समझेगा। हाँ, याददाश्त जरूरी है। पांचवा, सबसे जरूरी, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखें। एजेंट को बताएं कि वो कौन है, उसका काम क्या है, कैसे बात करनी है। वही जॉब डिस्क्रिप्शन। हाँ। छठा, उसे टूल्स दें, जैसे गूगल शीट्स कॉन्टैक्ट्स देखने के लिए, जीमेल ईमेल भेजने के लिए, गूगल कैलेंडर मीटिंग सेट करने के लिए, जो भी काम करवाना है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गए। और मान लीजिए एजेंट ठीक से काम नहीं कर रहा या गलती कर रहा है, तब क्या करे? प्रॉम्प्ट बदलना होगा। यहीं पर रिएक्टिव प्रॉम्प्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका जिक्र कोर्स में था। रिएक्टिव प्रॉम्प्टिंग? हाँ, इसका मतलब है कि आप पूरा लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट एक बार में लिखने के बजाय धीरे धीरे सुधार करें। एक टूल जोड़ें, टेस्ट करें। अच्छा। अगर एजेंट कोई गलती करता है तो प्रॉम्प्ट में एक लाइन जोड़कर उसे समझाएं कि वो गलती ना करे, फिर टेस्ट करें। उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कोर्स वाले उदाहरण में एजेंट अपनी मर्जी से ईमेल एड्रेस बना रहा था। हाँ। तो प्रॉम्प्ट में जोड़ा गया, किसी का ईमेल एड्रेस कभी खुद मत बनाना, हमेशा कॉन्टैक्ट वाले टूल से पूछना। ये छोटे छोटे सुधार करते हुए प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने का तरीका है। ये वाकई मददगार तरीका लगता है, बजाय घंटों तक एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करने के। इंक्रीमेंटल सुधार। बिल्कुल, इटरेट करना है। अब कोर्स में कुछ और एडवांस चीजों का भी जिक्र था, जैसे मल्टी एजेंट सिस्टम। ये क्या होता है? एक से ज्यादा एजेंट्स? हाँ, जब कोई काम बहुत पेचीदा हो जाता है या उसमें कई तरह के स्किल्स की जरूरत होती है, तो एक अकेला एजेंट शायद काफी ना हो। तब आप मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसमें एक मुख्य एजेंट होता है जिसे ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं। ऑर्केस्ट्रेटर? हाँ, वो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग स्पेशलिस्ट एजेंट्स यानी चाइल्ड एजेंट्स को सौंप देता है। जैसे एक टीम मैनेजर अपने टीम मेंबर्स को काम देता है? बिल्कुल, परफेक्ट एनालॉजी है। मान लीजिए एक ईमेल लिखने में माहिर है, दूसरा कैलेंडर संभालने में, तीसरा कॉन्टैक्ट्स ढूंढने में। ऑर्केस्ट्रेटर तय करेगा कि कौन सा काम किस स्पेशलिस्ट को देना है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हर एजेंट अपने काम में बेहतर हो सकता है, और आप हर छोटे काम के लिए सबसे सही, शायद सबसे सस्ता या सबसे तेज AI मॉडल चुन सकते हैं। अच्छा, मॉडल भी अलग अलग चुन सकते हैं हर चाइल्ड एजेंट के लिए? हाँ, यही तो खूबी है। लेकिन कोर्स में चेतावनी भी दी गई कि इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा कई वर्कफ्लो के बीच घूमता है, जिससे लागत बढ़ सकती है और डीबग करना मुश्किल हो सकता है। समझ गए। तो ये एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल करने वाला। बिल्कुल। और भी कुछ एडवांस टेक्निक्स का जिक्र था शायद, आउटपुट पार्सिंग वगैरह। हाँ, कुछ और चीजें थीं, हालांकि कोर्स में उन पर कम गहराई से बात हुई। जैसे आउटपुट पार्सिंग, आप एजेंट को बताते हैं कि वो अपना जवाब एक खास फॉर्मेट, जैसे जेसन स्कीमा में दें। जेसन? हाँ, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट है। इससे आप उस डेटा को आगे के नोट्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना टेक्स्ट को समझने की कोशिश किए। अच्छा। ह्यूमन इन द लूप, मतलब एजेंट कोई बड़ा कदम उठाने से पहले इंसान से पूछता है, अप्रूवल लेता है। ये तो सेफ्टी के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन कोर्स में बताया गया कि N8N में इसे एजेंट टूल की तरह लागू करना अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी दिक्कतें हैं। ओके, और? एरर वर्कफ्लो,
अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपने आप उसकी जानकारी कहीं लॉग हो जाए या आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और डायनामिक ब्रेन? डायनामिक ब्रेन ये क्या है? जहां एजेंट काम के हिसाब से खुद ही चुन लेता है कि कौन सा LLM इस्तेमाल करना है। शायद छोटे आसान कामों के लिए सस्ता वाला मॉडल और मुश्किल कामों के लिए ज्यादा पावरफुल वाला। वाह, ये सब तो काफी एडवांस लग रहा है। हाँ, ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर जानना अच्छा है। आखिर में MCP सर्वर का भी नाम आया था, वो क्या था संक्षेप में? हाँ, MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये एजेंट और टूल्स के बीच एक एडवांस्ड लेयर की तरह है, एक तरह का मिडलवेयर। अभी जब एजेंट किसी टूल को कॉल करता है तो उसे बस टूल का नाम और थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिलता है। MCP के साथ एक सर्वर एजेंट को सिर्फ टूल के बारे में ही नहीं, बल्कि जिस चीज पर टूल काम करेगा, जैसे नोशन का कोई डेटाबेस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसमें कॉलम क्या है, उनका टाइप क्या है, और शायद उदाहरण भी देता है कि टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। ओ, तो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है एजेंट को। हाँ, इससे भविष्य में एजेंट नोशन या एयरटेबल जैसे जटिल उपकरणों के साथ ज्यादा समझदारी से काम कर पाएंगे। लेकिन वीडियो में यह भी बताया गया कि इसके लिए अक्सर N8N को खुद होस्ट करने की जरूरत पड़ती है, मतलब N8N क्लाउड पर शायद ये अभी ना चले। अच्छा, ये एक टेक्निकल लिमिटेशन है अभी। हाँ। वाह, तो हमने AI एजेंट्स की पूरी कहानी समझी। ये क्या है, क्यों छोटे बिजनेसेस के लिए भी गेम चेंजर बन रहे हैं, N8N जैसे टूल्स से इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, और कब सादे वर्कफ्लो से काम चलाना बेहतर है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि APIs और वेब हुक कैसे इन्हें भारी दुनिया से जोड़ते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितनी जरूरी है, खासकर वो रिएक्टिव वाला तरीका। हाँ, वो मुझे बहुत काम का लगा। और मल्टी एजेंट सिस्टम जैसी एडवांस संभावनाएं क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताकतवर टेक्नोलॉजी अब सबकी पहुंच में आ रही है, खासकर N8N जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से। बिल्कुल, कोडिंग बैरियर कम हो रहा है। तो अब जब ये सब बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, तो सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी रोजमर्रा की या काम की कोई खास समस्या है जिसे सुलझाने के लिए एक अनोखा ऑटोमेशन बनाया जा सकता है? ये अच्छा सवाल है। ये वीडियो कोर्स का मटेरियल तो बस शुरुआत है, एक लॉन्च पैड है। बिल्कुल, संभावनाएं सच में बहुत हैं, बस एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अपने काम में देखिए कहाँ दोहराव है, कहाँ टाइम बच सकता है। सही कहा, खोजते रहिए।